नमस्कार, मैं अमित कुमार हाजिर हूं आपके पसंदीदा प्रोग्राम बिग डिबेट के साथ। मध्य प्रदेश की सियासत में चुनावी गर्माहट बढ़ती जा रही है। कांग्रेस और बीजेपी के दिग्गज नेता एमपी में दम दिखा रहे हैं। कांग्रेस के स्टार कैंपेनर राहुल गांधी मंडला और शहडोल लोकसभा क्षेत्रों में जनसभाएं करके विदा हुए, तो बीजेपी के स्टार कैंपेनर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एमपी की रणभूमि में आ गए। महाकौशल अंचल की बालाघाट सीट पर मोदी की जनसभा हुई। मोदी 2 दिन पहले भी इसी इलाके महाकौशल में चुनावी हुंकार भर चुके हैं। असल में बीजेपी इस बार एमपी की सभी 29 सीटें जीतने का बड़ा टारगेट लेकर चुनावी मैदान में उतरी है। इसी पर देखिए आज हमारी खास पेशकश, मोदी का मिशन एमपी। चर्चा से पहले देख लेते हैं एक रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में पहले चरण की लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार तेज हो गया है। पीएम मोदी 2 दिन में दूसरी बार मध्य प्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री आज बालाघाट लोकसभा सीट पर बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा करने पहुंचे। पीएम की ये सभा बीजेपी के लिहाज से अहम मानी जा रही है, क्योंकि भाजपा यहां से एक तीर से कई निशाने साधने की तैयारी में है। यानी एक लोकसभा सीट से पार्टी कई सीटों पर फोकस कर रही है। बालाघाट लोकसभा सीट बीजेपी का गढ़ मानी जाती है। पिछले कई चुनावों से बीजेपी यहां लगातार जीत हासिल कर रही है। खास बात यह है कि नक्सल प्रभावित ये सीट 2 राज्यों की सीमा से सटी है, जिसमें महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ शामिल है। महाराष्ट्र की गोंदिया भंडारा के साथ साथ छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव और कवर्धा से भी बॉर्डर शेयर करती है। ऐसे में पीएम मोदी की इस सभा के जरिए बीजेपी इन 2 सीटों को भी कवर करना चाहती है। अब लोकसभा चुनाव में तो कांग्रेस के लोग भाजपा से नहीं लड़ रहे हैं, एक दूसरे से लड़ रहे हैं। और इसलिए एमपी के कोने कोने से आवाज आ रही है, फिर एक बार आपको बताना पड़ेगा कि 3100 के धान के दाम क्यों नहीं दिए। आपको बताना पड़ेगा 3000 बहनों को कब दोगे। आपको बताना पड़ेगा 450 का सिलेंडर कब मिलेगा। आपको बताना पड़ेगा इस प्रदेश को कि बिजली का बिल इतना महंगा क्यों है। आपको बताना पड़ेगा इस प्रदेश को कि आपने कहा था कि हम रोजगार युक्त प्रदेश बनाएंगे, तो 20 साल में अपराधी और बेरोजगार प्रदेश आपने क्यों बनाया। इन सवालों के उत्तर नहीं है भारतीय जनता पार्टी के पास। पीएम मोदी की ये सभा बालाघाट लोकसभा सीट पर हुई। पीएम का फोकस बालाघाट के साथ साथ छिंदवाड़ा और मंडला लोकसभा सीट पर भी रहा, क्योंकि दोनों सीटें बालाघाट लोकसभा सीट से ही सटी है। इन दोनों सीटों पर भी बीजेपी और कांग्रेस में इस बार कड़ी टक्कर दिख रही है, जिससे पीएम मोदी बालाघाट में प्रचार के साथ बीजेपी की रफ्तार को और तेज धार देने की कोशिश की। 2023 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को बालाघाट लोकसभा सीट के तहत आने वाली विधानसभा सीटों पर झटका लगा था। बालाघाट की 6 में से पार्टी को केवल 2 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि सिवनी जिले के भी 2 ही सीटों पर बीजेपी को जीत मिली थी। ऐसे में बीजेपी यहां कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है। विधानसभा चुनाव के नतीजों के हिसाब से यहां मामला फिलहाल 50-50 नजर आ रहा है। माना जा रहा है कि पीएम मोदी की सभा के जरिए बीजेपी विधानसभा चुनाव की भरपाई लोकसभा चुनाव में करना चाहती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में भी बालाघाट लोकसभा सीट पर पीएम मोदी ने सभा की थी, जहां नतीजों में बीजेपी प्रत्याशी बोध सिंह भगत ने शानदार जीत हासिल की थी। 10 साल बाद फिर से पीएम मोदी बालाघाट पहुंचे। बीजेपी को 2014 की तरह ही 2024 में भी जीत की आस होगी। बीजेपी ने इस बार यहां डॉक्टर भारती पारधी को उतारा है, जबकि कांग्रेस ने सम्राट सारस्वत को मौका दिया है। वहीं पूर्व सांसद कंकर मुंजारे बसपा से चुनाव लड़ रहे हैं। बहरहाल मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में मोदी के दिल में एमपी और एमपी के दिल में मोदी का नारा खूब चला, और इस नारे ने ऐसी आंधी लाई कि मध्य प्रदेश जादुई आंकड़े पर जा पहुंची थी। और इस बार बीजेपी अब की बार 400 पार का नारा दे रही है। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि मोदी की गारंटी का असर लोकसभा चुनाव में कितना होता है। सलमान खान, स्वराज एक्सप्रेस। बिग डिबेट में आज मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता गुलरेज शेख, कांग्रेस प्रवक्ता फरहाना खान और वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक विनोद तिवारी जी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का।
सबसे पहले शुरुआत करते हैं प्रवक्ता जो हमारे साथ कांग्रेस की हैं फरहाना खान साहब। आप एक चीज ये बताएं कि जिस तरह से लगातार मध्य प्रदेश में मोदी फैक्टर दिख रहा है, उन्होंने कहा कि कांग्रेस आपस में लड़ रही है, इसका जवाब क्या है आपके पास? देखिए, एक तो काम है प्रोपेगेंडा चलाना, इस तरह के भ्रम पैदा करना, भ्रामक बातें करना। अपनी पार्टी में अपनी गिरहबान में ये झांकते नहीं है, दूसरों के ऊपर ये लोग आरोप गढ़ने का इनका काम है, आरोप मढ़ने का। हाल ही में आप देखिए, अभी बहुत आजकल की न्यूज है कि इनकी एक सभा में हो रही थी जो चुनाव के लेकर थी, उसी सभा में उनके जिला अध्यक्ष और किस के बीच में जो समर्थक थे कुर्सी एक दूसरे के ऊपर फेंक रहे हैं, लड़ाई एक दूसरे हो रही है, मार कुटाई वो कर रहे हैं। तो ये अपनी चीजें दूसरे के ऊपर मर देते हैं। लगता है कि हमारी पोल खुल रही है, अरे जनता पे दिखेगा तो हम पहले ही ऐसा प्रोपेगेंडा बना दो, इस तरह की हवा चला दो कि लोगों को अरे नहीं नहीं, ये तो विपक्ष की पार्टियों में ऐसा हो रहा है। तो ये सब इनके तौर तरीके हैं, ये प्रचार करने का इनका एक तरीका है। और मैं नहीं मानती कि हमारी पार्टी में कोई भी अंतरकलह है। हमारी पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता, सारे कार्यकर्ता मिलजुल कर काम कर रहे हैं। इसके अलावा हमारा जो गठबंधन है, आप देखिए कि गठबंधन भी हमारा कितना एक एक करके दिन पे दिन मजबूत होता जा रहा है। और इनका जो बेढंगा गठबंधन है, एनडीए गठबंधन, वो उसमें से लोग छोड़ के जा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने लोगों को धोखा दिया, लॉलीपॉप दिखाई जोड़ने के लिए, और बाद में उनको टिकट नहीं दिए। जयंत मलैया के साथ इन्होंने यही किया। तो इस तरह का ये अपनी चीजें ये करना बंद कर दें। जनता आपकी असलियत जान चुकी है। और 400 पार की आप क्या बात करते हैं? 400 पार की अब मुगालते में किसी ना रहे, क्योंकि जिस भरोसे आप 400 पार, आपने 2014 में भी कुछ आंकड़े दिए थे 300 पार के, उसके पहले आपने 2019 में भी आंकड़े किए, जो आपने दावे किए आपने क्रॉस किया। तो किस वजह से किया, किसकी कृपा थी? वो ईवीएम मैया जो थी ना, उस पर भी अब सुप्रीम कोर्ट ने अपनी चाबुक चला दी है। चलिए, आपने बहुत सारे मुद्दे उठाए हैं फरहाना जी, आपने बहुत सारे मुद्दे उठाए हैं कि प्रोपेगेंडा है और ईवीएम है, बहुत सारे जवाब लेते हैं गुलेश साहब से। कि ये बताएं कि किस अभी मोदी की लगातार मध्य प्रदेश में जिस तरह की रैलियां हो रही हैं, 2 दिन पहले महाकौशल में थे, फिर वो आए हैं, पहले फेज में जिस तरह से क्या पूरा दारोमदार मोदी के ऊपर है, स्थानीय जो उम्मीदवार हैं वो सब बिल्कुल, आप उनके बारे में कुछ बताएं कि आखिर इतना मोदी पर फोकस क्यों है सब? सबसे बेहतरीन नेता है, सबसे लोकप्रिय नेता है। ये हमारी खुशकिस्मती है कि मोदी जी हमारे दल के हैं और हमारे नेता हैं। तो हम उनको जहां भी जरूरत होती है उनको लाते हैं। और उनकी भी एक आदत है कि वो जनता से जीवन से संपर्क रखते हैं। तो जनता का और उनका अपने आप में कनेक्ट है। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि दूसरा नेता नहीं कर रहे काम। आप डॉक्टर मोहन यादव जी को देखिए, लगातार लगे हुए हैं, लगातार प्रवास कर रहे हैं। जीटी शर्मा जी खुद चुनाव लड़ते हुए भी सभी जगह जा रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय जी हो या फिर तो फग्गन सिंह कुलस्ते जी हो, वो भी जा रहे हैं अपने अपने क्षेत्रों में, अलग अलग क्षेत्रों में। यही चीज हम प्रहलाद पटेल जी की देख रहे हैं। तो सब लगे हुए हैं। हम जैसे लोगों को भी जो काम दिए जा रहे हैं, हम भी अपने साथ कर रहे हैं। तो बीजेपी पूरी तरह से हर चुनाव को, पंचायत से लेके पार्लियामेंट के चुनाव को बड़ी सीरियसली लेती है, क्योंकि लोकतंत्र को यदि मजबूत बनाना है तो चुनावों को आपको सीरियस लेना होगा। अब ये कांग्रेस के लिए विडंबना है कि इनके जो राहुल गांधी है वो एक सीरियस नेता नहीं है, प्रियंका रावत वाड्रा उनसे भी कम सीरियस है, और जीतू पटवारी सबसे फेल अध्यक्ष है जिनके नेतृत्व में लाखों कांग्रेसी कांग्रेस को त्याग रहे हैं, और हर जिले से त्याग रहे हैं, हर गांव से त्याग रहे हैं। तो फिर सरकार की बातें करेंगी मैडम। और मैडम ने कभी देख लिया, अभी कुछ मैं सुन रहा था, बीच में जुड़ा था मैं थोड़ा सा लेट, लेकिन कुर्सियां वुर्सियां की बात कर रही थी कि कुर्सियां जो है मार रहे थे कार्यकर्ता, और कांग्रेस की रैलियों में होता है, हम हमेशा देखते हैं। यहाँ तक हमने ये देखा है, कार्यकर्ता तो अपनी जगह है। कांग्रेस के प्रवक्ता जो पार्टी का मुंह होते हैं वो माँ बहन की गाली बकते हैं एमपीसीसी के दफ्तर के बाहर खड़े होके। मतलब इनका कांग्रेस का मुंह बकता है गाली गंदी एक दूसरे को। चलिए, इसका जवाब लेंगे, लेकिन हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार विनोद जी, ये बताएं कि अभी जो मैंने गुल्ले साहब से सवाल पूछा है, क्या मोदी मैजिक के अलावा सब फीके हैं? लगता है कि बाकी सब, लगता है कि उनके सहारे, जिस तरह से राज्य के जब चुनाव हुए थे मध्य प्रदेश के, उस समय भी देखा गया, और इस समय भी पूरा दारोमदार कहें या पूरे देश में तो है ही, मध्य प्रदेश की बात करें तो भी लगता है मोदी मैजिक के सहारे ये पूरा। देखिए अमित जी, मोदी मैजिक नो डाउट इस समय है, दिख रहा है। और बीजेपी की जो कार्यशैली है इस समय, वो मोदी के इर्द गिर्द घूम रही है।
मोदी के अलावा और कोई नेता नहीं है, मोदी ही सब कुछ है, ये प्रचारित किया जा रहा है और प्रसारित किया जा रहा है। हालांकि ये मैं इस चुनाव को इस नजरिए से और देख रहा हूं कि ये दो विचारधाराओं की लड़ाई है इस समय। पार्टी इसमें पीछे कौन नेता है, कौन नहीं है नेता, कौन स्टार प्रचारक है, कौन स्टार प्रचारक नहीं है, ये सब चीजें धीरे धीरे पीछे छूटती जा रही हैं। विचारधारा हावी हो रही है और इस समय बीजेपी जो है, जिस तरह से हॉकी में आप देखेंगे सेंटर हाफ के आगे एक प्रतिद्वंदी टीम के सामने जब टीम पहुंच जाती है और वो अपनी डी में अपना गोल बचाने के लिए कोशिश करती है, तो कांग्रेस और बीजेपी की स्थिति इस समय वैसी हो रही है कि पूरी बीजेपी आक्रामक मुद्रा में है और सेंटर हाफ के आगे जाके खेल रही है और कांग्रेस अपनी डी में है और गोल बचाने की कोशिश में है कि किसी तरह से गोल बच जाए और कुछ इज्जत बच जाए। क्योंकि मध्य प्रदेश में मिशन 29 जो बीजेपी ने चला रखा है और जिस तरह से छिंदवाड़ा जैसी सीट में कमलनाथ को कैद कर लिया है उन्होंने, एक तरह से हम देख रहे हैं कि लगातार कांग्रेस के बड़े बड़े नेता, वर्तमान विधायक, पदाधिकारियों, तमाम एक मतलब भगदड़ सी मची हुई है। बिल्कुल, आपने कहा है कि दो विचारधाराओं की लड़ाई है, लेकिन जो एक मुद्दे हैं, जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं, उनको उठाना जरूरी है। वो एक विपक्ष का काम भी है और मुद्दों को उठाना भी कांग्रेस उठा रही है। कितनी दूर तक क्या उठा पाती है, इसको देखना है। फरहाना जी, सवाल यह है, जैसे अभी विनोद जी ने भी कहा कि छिंदवाड़ा को बचाना भी एक बड़ी चुनौती रह गई। छिंदवाड़ा भी चूंकि वहां के जितने बड़े कुछ विधायक हैं या मेयर हैं, उन सबको भी तोड़ लिया गया, तो छिंदवाड़ा भी चुनौती रह जाएगी क्या? अमित जी, मैं कल बीजेपी के लिए एक कार्यकर्ता का एक इंटरव्यू में कल सुन रही थी और उसका कहना यह था कि बीजेपी जिस तरह की राजनीति कर रही है, मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ, पार्षद भी हूँ बीजेपी का, लेकिन पार्षद रह चुका हूँ, लेकिन बीजेपी जिस तरह की राजनीति कर रही है उस तरह से मैं इसका सपोर्ट नहीं करता हूँ। इनके खुद के कार्यकर्ता भी ये बोल रहे हैं कि कमलनाथ जी का जो वोट बैंक है वो बिल्कुल सेफ है, उसको कोई भी छेड़ नहीं सकता है, कमलनाथ जी को कोई छिंदवाड़ा से हरा नहीं सकता है, क्योंकि कमलनाथ जी ने जो विकास इतने सालों में किया है वो जनता को दिखता है और जनता ने उसको भोगा है, तो जनता उनको ही आगे मौका देगी। जब तक कमलनाथ जी है तब तक तो छिंदवाड़ा सीट वहां से हिलने वाली नहीं है। रही बात जो नेताओं की आप बात कर रहे हैं कि नेताओं को किस तरह से लोग तोड़ रहे हैं, तो देखिए ये पूरे देश में ये जो एक चला रहे हैं, पूरा एक मिशन टाइप का चला रहे हैं कि विपक्ष को किस तरह से कमजोर करना है। विपक्ष के जो नेता है उनको जेल का, ईडी का, सीबीआई का, आईटी का, इन सब का डर दिखाकर उनको अपने पाले में लेकर आना है। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि अगर चलिए ठीक है, जो भ्रष्टाचारी है ये उन सबको अपने पाले में ले लेते, उसके बाद वो धुल जाते हैं, साफ सुथरे हो जाते हैं, उनके पास लगे हुए सारे केस हट जाते हैं उनके ऊपर। अभी हाल ही में इलेक्टोरल बॉन्ड का इतना बड़ा स्कैम सामने आया, वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्कैम ये कहा जा रहा है, जिसमें बीजेपी संदिग्ध है, बीजेपी के ऊपर आरोप है। बीजेपी ने यहाँ तक कि पाकिस्तान से तक इलेक्टोरल बॉन्ड लिए, चंदा लिया है। बीजेपी ने बीफ कंपनियों से भी चंदा लिया है, जो गाय माता की बड़ी पैरवी करते हैं लोग, और बीफ कंपनियों से चंदा भी लेते हैं। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि जब ईडी, सीबीआई और आईटी वालों को, ये सारे जो डिपार्टमेंट है बड़े आजकल एक्टिव हुए, सारे विपक्षी नेताओं के पीछे कुत्तों की तरह पड़े हुए हैं, तो बीजेपी पर कार्यवाही क्यों नहीं करती है? कि संविधान में ये लिखा हुआ है कि सत्ताधारी पार्टी चाहे कुछ भी करे, चाहे कितने भी घोटाले कर ले। चलिए फरहाना जी जवाब लेते हैं जिन पे आरोप है। आपने दो बातें कही हैं, नहीं करेगी जी, आप दो बातें अलग अलग, जिस पे आरोप हैं उन पे यदि ईडी सीबीआई कुछ जांच हो रही है वो एक विषय अलग है, और दूसरा आपने कहा है कि क्या दूसरे पार्टी में जाके उन पर उस तरह की जांच क्यों नहीं होती, इसका जवाब भी लेते हैं। तो इसका जवाब गुल्लेश साहब आप बताएं कि आखिर जो एक आरोप लगाया है उसका आप जवाब दीजिए कि क्या पार्टी में आप लेने के बाद। जवाब दूंगा, लेकिन उससे पहले आपसे महोदय मेरा एक सवाल है। अभी कांग्रेस की प्रवक्ता ने देश की प्रीमियम एजेंसी है जो सीबीआई और ईडी, उसको कुत्ता बोला। बिल्कुल, ये इस तरह की शब्दावली का उपयोग नहीं करना है। बिल्कुल फरहाना जी, उन्होंने कहा कुत्ते की तरह पीछे पड़े हुए, इस तरह की शब्दावली का उपयोग नहीं करना है। सुनकर पहुंच रहे हैं विपक्ष के नेताओं को, तो सुनकर निकाल रहे हैं। आप क्या स्वराज एक्सप्रेस के घुमाने की कोशिश मत कीजिए। मैं जवाब ले रहा हूँ, लेकिन इस तरह की शब्दावली का उपयोग कीजिए। क्या वो उन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? आप इसका जवाब दीजिए। मैंने जो बोलना था मैंने बोल दिया। आप ईडी सीबीआई नहीं है जो आपको इतनी परेशानी हो रही है, इतनी दिक्कत हो रही है। आपके पीएम मोदी पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर इस तरह की शब्दावली का उपयोग ना करें।
गुल्ले साहब ने, मैंने और तो इस तरह कुछ नहीं नहीं करना। अभी। आप जवाब दीजिए, जवाब जो दीजिए पूछा गुल्ले जा साहब। रहा है उसका जवाब दे दें। तो उनसे इनकी माफी नहीं पार्टी में मंगवाए जाने तो के कम से बाद कम कार्रवाई खेत को क्यों जब्त नहीं करवा होती दें। उनके ऊपर? सीधा सा अगर सवाल वो है, सीधा माफी जवाब नहीं दे मानेंगी मैडम तो भारतीय कम से कम जनता खेत को पार्टी जब्त करवा में दें, जोड़ने के ताकि बाद आप बरी जिम्मे हो, आपका सारे प्लेटफॉर्म आरोप बरी हट जिम्मे हो जाते हैं जाए। उनके ऊपर से। फरहाना जी, आपने जिस तरह की शब्दावली उपयोग किया है इस पर जरूर आपको खेद व्यक्त करना चाहिए कि इस तरह, चूंकि ईडी सीबीआई को इस तरह से नहीं बोलना चाहिए। गुल्ले साहब अपनी बात रखें, वो खेद व्यक्त करती हैं। यही देखिए, आपको नजर आ रहा है ना कि इलेक्टोरल बॉन्ड की बात करते हैं, 1400 करोड़ रुपए से ज्यादा के इलेक्टोरल बॉन्ड इन लोगों ने भी लिए, लेकिन वो सही है। लेकिन अगर बीजेपी जो अगर लेती है तकलीफ होती है। तो इन लोगों की समस्या ये है कि ये हर चीज को तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत करते हैं। सही बात ये है, बड़ी खुल के बोलता हूँ, कांग्रेस के नेताओं से मेहनत होती नहीं है, चुनाव में इनसे परिश्रम होता नहीं है, राजनीतिक परिश्रम का कार्य होता है, जनता से संपर्क रखना पड़ता है। आप केवल चुनाव के समय निकल करोगे तो आपको जनता से मुंह नहीं लगाती है, और यही आपके साथ हो रहा है। और फिर आप फिजूल की सारी जो बातें करते रहते हैं। आप कभी ईवीएम आ रही थी, हमारी बहन अगर ईवीएम पे आ रही थी, कभी तेलंगाना में सरकार आज किसी आने की कहती है, आपको तो फिर ये फिजूल की बातें करना बंद करो ना। जी बिल्कुल, आपने अपनी बात रखी है। विनोद जी, मामला थोड़ा ऐसा था, ईडी सीबीआई का जिस तरह से उपयोग है लगातार जो मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, लेकिन इन्होंने, मेरा सवाल ये था कि जो नेता करप्ट होते हैं, इनकी पार्टी में जाने के बाद उनके सारे अपराध धुल जाते हैं, ऐसा क्यों? चलिए, आप बताओ ना, आप नाम दीजिए मुझे कि कितने ऐसे नेता हैं जिन्होंने बीजेपी ज्वाइन की और उसके बाद अशोक चौहान, अजीत पवार, अजीत पवार, अशोक चौहान, ऐसे कई नाम हैं, ऐसे कई और नाम हैं जिन पर हाल ही में विजेंद्र सिंह पर भी, उन पर भी कुछ ड्रग्स का आरोप लगाए, लेकिन आपकी पार्टी में गए, अभी उनके पास भी धुल जाएंगे। चलिए फरहाना जी, मैं जवाब ले रहा हूँ। इसका जवाब विनोद जी ये बताएं कि जिस तरह से जो बात उठाई है, इस पे एज वरिष्ठ पत्रकार के तौर पे यदि आप कहें कि लगातार जो दल बदल भी हो रहा है, लोग कांग्रेस से बीजेपी में आ रहे हैं, बड़े नेता आ रहे हैं, डर की बात सामने आ रही है, कोई डर है या दूसरी पार्टी में जाकर उन पर जांच नहीं होती है, या एक जो है जो लोगों ने भ्रष्टाचार किया है उनको पकड़ना चाहिए, ये बात तो सही है, लेकिन क्या दूसरी पार्टी में जाके इस पर आपकी क्या इसका असर पड़ेगा इन चुनावों पे? देखिए अमित जी, जिस तरह का वातावरण अभी देश में चल रहा है उसमें दो चीजें हैं। एक तो जो प्रभाव की बात है, तो इस समय बीजेपी की जो जादूगरी है उसके इल्यूजन में कांग्रेस फंस चुकी है। ये वही चीज बोल पा रहे हैं जो मोदी बुलवाना चाहते हैं, इसके अलावा अलग से कुछ नहीं। और जो प्रभाव छोड़ना चाहिए राहुल गांधी जी को, वो प्रभाव वो छोड़ नहीं पा रहे हैं जनता पे। अब जैसे फरहाना जी ने एक विषय उठाया ईडी का, और दूसरा विषय है इलेक्टोरल बॉन्ड का। तो इलेक्टोरल बॉन्ड में मैं जानना चाह रहा हूं फरहाना जी, आपकी पार्टी ने क्या कोई सक्षम फोरम पर जाके इसको चुनौती दी है? कोई एफआईआर या किसी कोर्ट में जाके याचिका लगाई है? अगर नहीं लगाई है तो पूरी बयानबाजी नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, भ्रष्ट लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होना चाहिए। ये बात भी सही है कि जो भ्रष्टाचार के जिन पे आरोप लगे हैं, काफी सारे लोग बीजेपी में शामिल हुए हैं और उसके खिलाफ, उनके बाद फिर उनके खिलाफ जो है कार्रवाई धीमी हुई है, और जो नहीं गए हैं उनको जेल भेज दिया गया है। ये बात बिल्कुल इसमें जो हम देख रहे हैं अभी, लेकिन आगे आने वाले समय में इसका क्या प्रभाव आएगा, उनके खिलाफ कितनी कार्रवाई होगी नहीं होगी, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन अभी जो चुनाव की स्थिति चल रही है उसमें मध्य प्रदेश को देखें या देश के स्तर पर देखें तो एक जो माहौल बना हुआ है, क्योंकि मैं अभी 2-3 दिन पहले अखबार में भी पढ़ रहा था कि एक व्यक्ति से पूछा कि भाई आप किसको वोट देंगे, उनके साथ 600 रुपए लीटर भी पेट्रोल होगा तो हम बीजेपी को ही वोट देंगे, मोदी को ही वोट देंगे, या उन्होंने कहा वो राहुल गांधी हमको प्रभावी नहीं लग रहे हैं। या इस तरह से स्टार प्रचारकों की स्थिति देखें हम तो मोदी अकेला स्टार प्रचारक रह गया है, इधर राहुल गांधी अकेले स्टार प्रचारक रह गए हैं। चलिए, ये जनता की आपने बात करी है बिल्कुल कि किस तरह से पब्लिक ओपिनियन है, अलग अलग हो सकती है। फरहाना जी, मुद्दे की बात यह है, क्या आज भी ऐसा लगता है मध्य प्रदेश की कितनी सीटें कांग्रेस जो है उस पर फाइट कर रही है, कितनी सीटें आने की उम्मीद है? जो आदिवासी इलाकों में राहुल गांधी का दौरा भी हुआ, आदिवासी इलाकों में मोदी का दौरा भी हो रहा है, तो क्या लगता है आदिवासी इलाकों में कांग्रेस किसी तरह का कुछ अपना ये देख रही है कि वहां पे कुछ फाइट है? अमित जी, फरहाना जी सवाल का जवाब दें उसके पहले एक चीज और पूछना चाहूंगा मैं जी। मध्य प्रदेश युवक कांग्रेस की कमान विक्रांत भूरिया के पास थी और वो आदिवासी वर्ग से ही आते हैं जी। उन्हें कल हटा दिया गया और उनकी जगह एक नए व्यक्ति को
नियुक्त कर दिया गया, उनके शायद आदेश भी जारी हो गए। तो एक तरफ राहुल गांधी इसका ये जो विनोद जी ने जो एक सवाल किया, इसको उसमें जरूर दीजिए, बिल्कुल क्या जरूर दीजिए, तो उसका जवाब मिल जाएगा तो ठीक रहेगा। जी जी जी। विनोद जी, मेरे भी आपसे काफी सारे सवाल हैं, है ना। आपको जनता के सारी चीजें बीजेपी के फेवर में क्यों सुनाई देती हैं? जनता के जो स्टेटमेंट्स हैं आपको सारे वो बीजेपी वाले ही क्यों याद है? कांग्रेस के फेवर वाले आप सुनते नहीं है क्या? कान बंद कर लेते हैं या बीजेपी की आईटी सेल के तौर पे आप काम कर रहे हैं? ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। एक तरफा बात कर रहे हैं आप, एक तरफा बात कर रहे हैं आप। बीजेपी का सदस्यता लेकर फिर प्रवक्ता बनकर बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। और आप एक फरहाना जी गलत बयान नहीं कर रही है। फरहाना जी ऐसी बात नहीं है। एक मिनट, क्यों आप कौन होते हैं सवाल पूछने वाले? आपके पेट में क्यों? मैं पत्रकार हूँ और राजनीतिक एक सवाल किया है, उसी सवाल में आप इसका बनाए। आपको क्या तकलीफ? आप कौन होते हैं पूछने वाले? नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। फिर तो ये डिबेट ही नहीं होना चाहिए। एक मिनट, ये तो डिबेट में आप आने नहीं चाहिए अगर इतनी समझ आप में नहीं है। अगर इतनी समझ आप में नहीं है कि पत्रकार कोई सवाल अगर नेता से नहीं पूछेगा, किसे पूछेगा? अगर आप में ये समझ नहीं है तो फिर आपको डिबेट में नहीं आना चाहिए। विनोद जी, मैं उनसे सवाल लेता हूँ, जवाब ले रहा हूँ। एक मिनट। आदिवासी के सर पे बीजेपी नेता ने पेशाब किया, तब आपने ये सवाल पूछा था। जब आदिवासी फैमिली को 50 फीट गड्ढे में गाड़ दिया गया, तब आपने ये सवाल पूछा था। जब आदिवासी बच्चियों के साथ गैंगरेप बीजेपी के नेता कर रहे थे, तब आपने ये सवाल पूछा था। एक मिनट फरहाना जी, एक मिनट। विनोद जी का जो सवाल था, जो मैंने बोला आदिवासी इलाकों में कांग्रेस की अभी जिस तरह से रैली हुई है, राहुल गांधी वहां पहुंचे, मंडला कल पहुंचे थे, आज मोदी यहां पर पहुंचे। आदिवासी इलाकों में क्या कांग्रेस की स्थिति किस तरह की है, उसी से जुड़ा हुआ सवाल था। तो क्या आपको प्रवक्ता के तौर पे आपको इसका जवाब दे दीजिए। जी, बहुत अच्छी है। छिंदवाड़ा भी आदिवासी इलाका है। आप देख रहे हैं 45 साल से जनता का समर्थन कांग्रेस पार्टी को ही है और स्थिति बहुत अच्छी है। और इस बार जो सुप्रीम कोर्ट ने चाबुक चलाया है ईवीएम के ऊपर, आप देखिएगा इस बार के रिजल्ट भी आपको कुछ और ही नजर आएंगे। भारतीय जनता पार्टी और उनके समर्थक किसी भी मुकाबले में ना रहे। चलिए, यही सवाल मैं गुल्लेश साहब से पूछता हूं कि मध्य प्रदेश में जो 29 सीटों का आपने सोच रखा है कि 29 सीटें मिलेगी, छिंदवाड़ा की सीट पर किस तरह की तैयारी? क्योंकि वहां पर आसपास तो मोदी जी जा रहे हैं, लेकिन प्रॉपर छिंदवाड़ा में कोई नहीं जा रहा है। देखिए, छिंदवाड़ा की जहां तक बात है ना, तो छिंदवाड़ा में डॉक्टर मोहन यादव कई बार जा चुके हैं, बीडी भाई साहब कई बार जा चुके हैं। जी, मैं मोदी जी की बात कर रहा हूं, क्योंकि वहां पर क्या है, बालाघाट गए हैं 2 दिन पहले, महाकौशल भी गए थे, क्योंकि वो वही सीट है जो साग दाव पे लगी है, बीजेपी की भी लगी हुई है। जी देखिए, अब पीएम का प्रोग्राम का शेड्यूल मेरे पास नहीं है अभी, तो मैं उस पर कुछ नहीं बोलूंगा। बहुत अच्छा है कि वो जाएंगे वहां पर भी, लेकिन मैं एक बात बड़ी स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, छिंदवाड़ा हम जीत चुके हैं। वो इसलिए कह रहा हूँ मैं कि जब कमलनाथ मुख्यमंत्री थे 2019 के चुनाव में, तो उन्होंने अपनी सीटें छोड़ी थी और अपने सुपुत्र को दी थी, और उससे केवल 37,000 वोट से वो जीते थे। तो बहुत छोटी सी मार्जिन है। मध्य प्रदेश में सबसे कम यदि मार्जिन से कोई सांसद जीता था तो उसका नाम नकुलनाथ था। मतलब इससे ज्यादा मार्जिन तो कई विधानसभा की सीटों में आती है, और 7 विधानसभा की सीटें हैं वहां पर, तो कवर करना बहुत आसान है। आप मान के चलिए 1.5-2 लाख से ज्यादा ही मार्जिन से हम जीतेंगे। लेकिन आपने भी कांग्रेस को देखी है ना कि किस प्रकार से कांग्रेस की प्रवक्ता महोदया एक पत्रकार को भी कुछ बोल रही थी। कभी एजेंसी को कुत्ता बोलते हैं ये लोग, कई पत्रकारों को बोलते हैं। पत्रकारिता को छोड़कर किसी एक पार्टी का फेवर करेंगे तो जबान हमारे पास भी है, सवाल नहीं करेंगे। अच्छी बात नहीं, फरहाना जी, मैं ज्यादा कुछ नहीं बोल रहा। जी फरहाना जी, ये बताएं, मैंने आपसे जो सवाल किया छिंदवाड़ा को लेके फिर से है, एक सीट है जो साख बचनी चाहिए। 28 तो पिछले बार थी, उससे पहले 27 थी, उसके पहले जरूर 2014 से 2 सीटें थी, फिर 1 सीट थी। तो किस तरह की तैयारी? बार बार यही सवाल है कि लगातार छिंदवाड़ा के जो कांग्रेस के लीडर्स हैं वो बीजेपी में आ रहे हैं, आपने उसका जवाब भी दिया, लेकिन उसके बाद भी जिस तरह से गुल्लेश साहब ने कहा कि बहुत कम मार्जिन से है, तो क्या वो मार्जिन भी कैसे बढ़ाया जाएगा? वो मार्जिन खत्म हो जाएगा? वो मार्जिन इनका बढ़ जाएगा, ये और पीछे चले जाएंगे उसमें, ये किसी भी गलतफहमी में ना रहे। और कांग्रेस नेताओं की बात करें, पूरा मीडिया चाहे और पूरा बीजेपी एक प्रोपोगेंडा चला रहा है कि कांग्रेस के नेता छोड़कर बीजेपी में जा रहे हैं। इन्हीं न्यूज की हेडलाइंस बन रही है। लेकिन बीजेपी के नेता जो छोड़कर कांग्रेस में आ रहे हैं, और विधानसभा चुनाव में तो हजारों की तादाद में पूरे रेले के रेले चले आ रहे थे। ये सारी चीजें ये नहीं दिखाई जाती, इनको चलाया ही नहीं जाता है, इनको बीजेपी के नेताओं को। चलिए फरहाना जी, आपने अपनी बात रखी, 4 जून तक इंतजार करना होगा, किस तरह से जो रिजल्ट आएंगे 4 जून को मालूम पड़ेगा। आप तीनों मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया। बिग डिबेट में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत।